स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, लेकिन कई बार राइम अवश्य करता है। मार्च 1951 की बात है। तेहरान की गलियों में गोलियां गूंजती हैं और ईरान के प्रधानमंत्री जनरल राजमारा की हत्या कर दी जाती है। वजह थी तेल के सोर्सेस पर कब्जा। फरवरी 2026, वही ईरान, वही ज्योग्राफी, और इस बार फिर एक बार सीधा हमला, अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक, आयतुल्लाह खामनेई जी की हत्या और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ताला लग जाता है। अभी कई मीडिया रिपोर्ट्स में नेहरू के उस मॉरल स्टैंड की याद दिलाई जा रही है जब उन्होंने साम्राज्यवादी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर कहा था, यह हत्याएं नहीं, यह तेल की गंदी कहानी है। लेकिन क्या 1956 का स्वेज संकट और उस दौर में पंडित नेहरू की जो नैतिक विजय थी, वह आज के 2026 के हॉर्मुज संकट में मोदी सरकार के काम आ सकती है, या फिर पंडित नेहरू का यह आदर्शवाद ही था जिसने 1962 में हमें चीन के सामने निहत्था छोड़ दिया था। तो आज के इस विशेष विश्लेषण में हम विभिन्न परतों को खोलेंगे। नेहरू जी की मॉरल अथॉरिटी से लेकर मोदी जी के प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी तक हर एक पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। प्रश्न यह है कि क्या हम विश्वगुरु हैं या फिर हम एक चुपचाप खड़े दर्शक हैं। चलिए आज कूटनीति के इस शतरंज को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, 1950 जो दौर है वह कोई सामान्य दशक नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध की राख अभी ठंडी नहीं हुई थी और दुनिया दो बुलडोजरों वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच में फंसी हुई थी। उस दौर में भारत की विदेशी नीति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कोई सैन्य शक्ति नहीं थी। हम कोई सैन्य शक्ति नहीं थे, लेकिन हमारी विदेश नीति में एक नैतिक स्पष्टता अवश्य थी। ईरान में एक शख्स उभरता है और उसका नाम था मोहम्मद मोसदेव। उसने कहा कि ईरान का तेल ईरानियों का है, ब्रिटिश एंग्लो ईरानी ऑयल कंपनीज का नहीं है। ब्रिटेन इसे चोरी कहता है, लेकिन नेहरू ने इसे आत्मसम्मान की लड़ाई माना था। जब मार्च 1951 में पीएम राजमारा की हत्या होती है तो नेहरू ने उसे केवल एक राजनीतिक हत्या नहीं माना था। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को, भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और एक कड़वा सच उजागर किया था। उन्होंने लिखा था, बिहाइंड दीज ब्लडी डीड्स देयर लाइज द स्टोरी ऑफ ऑयल। नेहरू जी ने संकेत दिया था कि जब कोई छोटा देश अपने संसाधनों पर हक जताता है तो बड़ी ताकतें अदृश्य हाथों से वहां पर अस्थिरता पैदा करने लगती हैं। नेहरू जी ने ब्रिटेन को उस समय चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ईरान पर सैन्य बल का प्रयोग किया तो पूरे एशिया में राष्ट्रवाद की ऐसी आग लगेगी कि जिसे बुझाना सबके लिए नामुमकिन हो जाएगा। यह भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पहली बड़ी परीक्षा थी और नेहरू जी ने पश्चिम के आर्थिक साम्राज्यवाद के मुखौटे को पूरी तरह से नोच कर फेंक दिया था। अब बात करते हैं कूटनीति के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसके द्वारा पंडित नेहरू को ग्लोबल मीडिएटर मान लिया गया। 1956 की बात है। मिस्र के राष्ट्रपति गमार अब्देल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। जवाब में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने त्रिपक्षीय आक्रमण कर दिया था और इसके बाद पंडित नेहरू ने वी.के. कृष्ण मेनन को लंदन भेजा। भारत ने एक मध्यम मार्ग प्रस्तावित किया और मिस्र की संप्रभुता भी बची रहे और अंतरराष्ट्रीय नौवहन भी न रुके, नेविगेशन और शिपिंग पर भी प्रतिबंध न लगे। नेहरू ने इस हमले को उपनिवेशवाद की नग्न वापसी कहा था। उन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को एक मंच पर आने का दबाव बनाया। यह विडंबना ही थी कि कोल्ड वॉर के दो दुश्मन भारत के नैतिक दबाव में ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ एक साथ खड़े हो गए। स्वेज ने यह साबित कर दिया कि दुनिया का फैसला सिर्फ लंदन या पेरिस में नहीं होगा। पंडित नेहरू ने ग्लोबल साउथ को पहली बार इतनी सशक्त आवाज दी थी। भारत ने दिखाया कि बिना वीटो पावर के भी एक देश अपनी साख से दुनिया के भूगोल को बदलने का दम रखता है, और यही था द मॉरल हैमर ऑफ 1956। अब इसके आगे नेहरू जी की यह कूटनीति का वास्तव में स्वर्ण युग था। भारत
नैतिकता का दरोगा बन चुका था, लेकिन राजनीति का एक बहुत प्यारा सा उसूल होता है कि अगर आप नैतिकता की तलवार चलाते हैं तो आपको हर बार निष्पक्ष रहना पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है पंडित नेहरू की विदेश नीति की वह धुंधली गली, जहां स्वेज नहर की सफलता के ठीक पीछे हंगरी का काला साया पड़ा हुआ था, खड़ा हुआ था। क्या नेहरू जी की यह मॉरल अथॉरिटी वाकई निष्पक्ष थी, या फिर हम सिर्फ अपनी पसंद के साम्राज्यवाद के विरोध के नैरेटिव में खड़े हुए थे? दोस्तों, इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी समझते हैं क्या है? वह यह है कि जब आप दुनिया का जमीर घोषित कर देते हैं अपने आप को, तो दुनिया आपकी हर चूक को पाप की तरह देखती है। वह समझती है कि आप पाप कर रहे हैं। 1956 में जब स्वेज नहर पर ब्रिटेन और फ्रांस ने हमले किए तो नेहरू जी ने कठोर निंदा की, लेकिन ठीक उसी वक्त बुडापेस्ट हंगरी की सड़कों पर सोवियत संघ के टैंक लोकतंत्र का गला घोंट रहे थे और नेहरू जी पूरी तरह से मौन कूटनीति का पालन कर रहे थे। और यह मौन कूटनीति उनकी कूटनीति का सबसे काला अध्याय बन गई। हंगरी के लोग सोवियत कठपुतली सरकार के खिलाफ खड़े थे। सोवियत संघ ने 30,000 सैनिक और 1100 टैंक भेजकर हजारों हंगेरियन नागरिकों की हत्या कर दी थी। नेहरू जी ने स्वेज में जो आक्रमणकारी शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन हंगरी के मामलों में उन्होंने एक भ्रमित स्थिति और गृह युद्ध जैसा शब्द इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ हमारा उस समय बड़ा रणनीतिक साझेदार था और वैचारिक मित्र भी था। तो भारत ने यूएन के प्रस्तावों पर उस समय जो लाए गए, इसलिए उसमें जिसमें सोवियत संघ की निंदा की गई थी, उससे परहेज किया, वहां पर एब्स्टेन रहा भारत। पश्चिमी मीडिया ने इसके बाद पंडित नेहरू को पाखंडी, हिपोक्रेट कहना शुरू कर दिया। क्या नेहरू जी का नॉन अलाइनमेंट सिर्फ पश्चिम के खिलाफ था? क्या मास्को के प्रति हम अति संवेदनशील हो गए थे? यहां नेहरू ने पहली बार नैतिकता को ताक पर रख करके रियल पॉलिटिक खेली थी, और समस्या यहां पर यह खड़ी हो गई कि उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया था। इससे भारत की मॉरल अथॉरिटी पर ऐसा घाव लगा जो शायद कभी नहीं भरा। अब नेहरू की विदेश नीति की और भी बड़ी और घातक गलतियां हैं, जैसे चीन का आकलन। नेहरू को लगा कि दो प्राचीन एशियाई सभ्यताएं कभी युद्ध नहीं करेंगी। उन्होंने 1954 के पंचशील समझौते को सुरक्षा की गारंटी मान लिया। उन्होंने रक्षा बजट को जीडीपी के 2% से भी नीचे रखा। उनका तर्क था कि हमें सेना की क्या जरूरत है, हमारा तो कोई दुश्मन ही नहीं है। 1950 के दशक में जब चीन ने अक्साई चीन तक सड़क बना ली, तब भारत की खुफिया एजेंसीज को कानो कान खबर तक नहीं हुई। जब संसद में सवाल उठे तो पंडित नेहरू ने कहा, वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता है। जब यह एक संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री का सबसे एरोगेंट और इररिस्पॉन्सिबल बयान था, बिना हथियारों, बिना रसद के उन्होंने बिना हवाई सहायता के सैनिकों को पहाड़ियों पर भेज दिया। यह हमारी कूटनीति नहीं बल्कि आपराधिक चूक थी। 1962 की हार सिर्फ सेना की हार नहीं थी, यह एक प्रकार से पंडित नेहरू के आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड व्यू की करारी हार थी। इसी के साथ साथ आपको कश्मीर याद होगा। 1947-48 में जब भारतीय सेना कबाइलियों को खदेड़ रही थी तो मुजफ्फराबाद के करीब पहुंच गई थी और नेहरू अचानक रुक जाते हैं। वे मामले को यूएन ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी ग्लोबल इमेज की चिंता थी। वे दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने वाला एक देश है, और जो कश्मीर हमारा आंतरिक मामला था वह दशकों तक एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन गया। इस निर्णय के कारण नैतिकता के चक्कर में हमने वह स्ट्रेटेजिक एडवांटेज खो दिया जो आज भी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सरदर्द बना हुआ है। तो नेहरू की विदेश नीति अगर हम टोटल मूल्यांकन करें, एक पक्ष से नहीं तो एक मॉरल ग्राउंड स्टैंडिंग यानी नैतिक दिखावे और रणनीतिक नादानी का मिश्रण थी। उन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया लेकिन अपने घर की खिड़कियां खुली छोड़ दी। तो क्या 2026 में मोदी सरकार ने नेहरू की इन गलतियों से कुछ सबक लिया? क्या आज का इंडिया फर्स्ट का रुख नेहरू के उस यूनिवर्सलिज्म से बेहतर है? चलिए 2026 के हॉर्मुज संकट के प्रैग्मेटिक विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। यहां पर
समझना बहुत जरूरी है। देखिए 2026 का यह साल इतिहास की किताबों में ग्रेट चोक पॉइंट क्राइसिस के तौर पर जाना जाएगा। फरवरी 2026 में जब अमेरिका और इजराइल ने हमले किए तो ईरान के नेतृत्व के टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, तो तेहरान ने अपना सबसे घातक हथियार खोला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया, डिफैक्टो लॉक कर दिया। दुनिया ने सोचा कि भारत जो खुद को विश्व बंधु कहता है, विश्व गुरु कहता है, वह नेहरू की तरह शांति की अपील करेगा, लेकिन नई दिल्ली का रुख इस बार मॉरल ग्राउंड स्टैंडिंग नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग का था। नेहरू जी के दौर में हम हर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर कमेंट्री किया करते थे। 2026 में प्रधानमंत्री मोदी के दौर में हमने एक सुनियोजित चुप्पी साध रखी है। भारत ने ईरान पर हमलों की निंदा नहीं की। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि अमेरिका और इजराइल हमारे तकनीकी और रक्षा साझीदार हैं। हमने ईरान का साथ भी नहीं छोड़ा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हमने पक्ष चुनने के बजाय पाथ चुना, रास्ता चुना। जबकि पाकिस्तान दलाल और मध्यस्थ बनकर सुर्खियां बटोर रहा था। आप ध्यान दीजिएगा, दलाल शब्द का प्रयोग विदेश मंत्री ने किया है, यह मेरे शब्द नहीं है। पाकिस्तान दलाल या मध्यस्थ बनकर सुर्खियां बटोर रहा था, तब भारत टीयर 2 डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान को फोन कॉल किया, लेकिन यह फोन कॉल किसी वैश्विक शांति के लिए नहीं था, यह हमारे ऊर्जा हितों के लिए था, हमारे शिप्स के ट्रांसमिशन के लिए था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट यह हुआ कि दुनिया के जहाजों के लिए हॉर्मुज बंद था, लेकिन भारत के झंडे वाले टैंकरों को साइलेंट ग्रीन सिग्नल दिया गया। यह नेहरू की सार्वभौमिक नैतिकता नहीं बल्कि मोदी जी की राष्ट्रीय प्राथमिकता को दर्शाता है, और यहीं से हमारे विश्लेषण को एक नया एंगल मिलता है। देखिए, नेहरू जी ने, जैसा मैंने बताया, जीडीपी का 2% भी नहीं था, रक्षा में निवेश नहीं किया क्योंकि उन्हें आदर्शों पर भरोसा था। 2026 में भारत ने यह साबित कर दिया कि हमने भूगोल की गुलामी छोड़ दी है। हम हॉर्मुज से तेल आना जब कम होता है तो रातों रात रूस से अपने क्रूड ऑयल को दुगना कर देते हैं। हमने आर्कटिक रूट और व्लादिवोस्तोक चेन्नई कॉरिडोर का इस्तेमाल किया। नेहरू के पास 1962 में रसद की कमी थी। 2026 में भारत के पास महीनों का इमरजेंसी तेल भंडार है। हमने घबराहट के बजाय, पैनिक के बजाय मैनेजमेंट पर फोकस किया। हमने सिर्फ जहाजों को नहीं बचाया, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को एनर्जी इन्फ्लेशन से बचाने के लिए रूपी रियाल और रूपी रूबल जैसे तंत्रों को विकसित करने पर काम करना शुरू किया। अब यहां पर एक बड़ा वैचारिक टकराव है जिसे हमें समझना चाहिए। नेहरू जी चाहते थे कि भारत दुनिया का जमीर बने, अंतरात्मा बने। मोदी जी चाहते हैं कि भारत दुनिया का पावर हाउस बने। आलोचक कहते हैं कि भारत इस संकट में अप्रासंगिक रहा, इररिलेवेंट रहा, क्योंकि हमने कोई बड़ा शांति प्रस्ताव नहीं दिया। डॉक्टर जयशंकर का प्रसिद्ध तर्क यहां पर बिल्कुल याद आता है। उन्होंने कहा था कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्या नहीं है। और भारत ने 2026 में स्पष्ट संदेश दिया कि हम किसी की लड़ाई में अंपायर बनने के लिए नहीं, और अंपायर बनने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को बलि देने के लिए तो कतई तैयार नहीं है। अब हम एक बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं जो कि पूरे डिस्कशन का कोर भी है। क्या नेहरू गलत थे या क्या मोदी जी अति प्रैक्टिकल है? तो भारत में अगर आप देखें, और बेसिकली अगर आप इतिहास को देखें, तो इतिहास को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देखा जा सकता। 1951 में जब नेहरू जी ने ईरान के पक्ष में स्टैंड लिया था तो वह एक नन्हे भारत की दहाड़ थी, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि हम भले ही गरीब हैं, अभी कमजोर हैं, लेकिन हमारा कंसाइंस, हमारा जमीर बिकाऊ नहीं है। स्वेज नहर के संकट में नेहरू जी की जीत ने भारत को ग्लोबल साउथ का मसीहा बनाया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन नैतिकता की वह चमक 1962 तक आते आते पूरी तरीके से धुंधली हो चुकी थी। उन्होंने सोचा कि दुनिया नियमों से चलती है, मोदी जी की कूटनीति इंटरेस्ट हैवी है। उन्हें पता है कि दुनिया पावर से चलती है। 2026 का हॉर्मुज संकट हमें एक कड़वा सच याद दिलाता है कि 1951 में जब नेहरू जी ने कहा था कि यह हत्याएं नहीं, तेल की गंदी कहानी है, 75 साल बाद
2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति भी तो यही कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सुनिए, हम ईरान का तेल चाहते हैं। तो नेहरू जी की भविष्यवाणी सच थी, लेकिन उनका समाधान कमजोर था, उनके समाधान में वीकनेस थी। नेहरू जी ने निश्चित तौर पर भारत को हमें वॉइस दी थी, आवाज दी थी, और मोदी जी ने हमें वजन दिया है। बिना आवाज के वजन सिर्फ अहंकार बन जाता है, और बिना वजन के आवाज सिर्फ और सिर्फ शोर बन जाती है। 2026 में भारत में जो मौन साधा है, भारत ने जो मौन साधा है, वह हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी मैच्योरिटी थी। हमने दिखाया कि भारत किसी का साइड किक नहीं है। हम ना तो वॉशिंगटन के पिछलग्गू हैं और ना ही हम तेहरान के वकील हैं। हम सिर्फ और सिर्फ भारत के रक्षक हैं, और यही हमारी प्राइमरी ड्यूटी है। तो फाइनली इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि हॉर्मुज की लहरें शांत हो जाएंगी, तेल की कीमतें फिर से कंट्रोल में आ जाएंगी, लेकिन भारत की विदेश नीति का यह नया व्याकरण हमेशा बना रहेगा। नेहरू का आदर्शवाद हमारा मूल है, हमारी जड़ है, और मोदी जी का यथार्थवाद हमारी ढाल है, हमारी शील्ड है। पर क्या एक महान राष्ट्र को सिर्फ अपने हितों के लिए चुप रहना चाहिए? यह भी एक बड़ा प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है। क्या फिर हमें फिर वह मॉरल अथॉरिटी हासिल नहीं करनी चाहिए जो नेहरू जी के पास थी? या फिर आज के इस जंगल राज की दुनिया में चुप्पी ही सबसे बड़ी कूटनीति है? आपकी क्या राय है? क्या आप 2026 के इस साइलेंट इंडिया वाले मूव से सहमत हैं, या फिर 1956 के वोकल इंडिया के मूव को याद करते हैं? अपनी राय कमेंट करके अवश्य शेयर कीजिएगा। आपके विचार इस विमर्श को पूरा करेंगे और नए दृष्टिकोण अवश्य देंगे, मैं यह विश्वास करता हूं। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि यह कूटनीतिक बहस हर घर तक पहुंचनी चाहिए। एक व्यापक दृष्टिकोण की समझ प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे। इसके साथ साथ वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अगर आपका टारगेट 2027 या वर्ष 2028 है, तो हमारे नए P2I बैच, प्रतिज्ञा P2I बैच में आप कनेक्ट हो सकते हैं। P2I मतलब प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन। ये बैचेस हमारे 7 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। हमारे बैचेस की डिटेल्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको हमारे डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण रूप से इन कोर्सेज में अगर आप देखेंगे तो 18 बुक का सेट दिया जा रहा है, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज और ढेर सारी सुविधाएं। एक बार जरूर देखिएगा। और कोर्स को खरीदने से पहले अगर आप पीके लाइव कोड ध्यान रखेंगे और इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको हमारे हर एक कोर्स पर, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो, इंग्लिश माध्यम का हो या बाइलिंगुअल हो, हर एक कोर्स पर मैक्सिमम और अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर होगा। तो पीके लाइव कोड याद रखिएगा और जल्द से जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।